देखो यूनिट वेक्टर, अब इसका क्या मतलब है यूनिट वेक्टर का, देखो ध्यान से। यूनिट वेक्टर हम लोग कहां पे यूज करते हैं, जहां पर हमें किसी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। समझ गए? जैसे मैंने आपको बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना है, तो उस डायरेक्शन में लगाना है मतलब वो क्या है, वो डायरेक्शन। समझ गए कि नहीं? जैसे मैंने बोला 10 न्यूटन का फोर्स है ना, ए वेक्टर की तरफ लगाना है। किसकी तरफ लगाना है? तो अब ए वेक्टर का क्या चाहिए मुझे, समझ गए ना? 10 न्यूटन मैंने बोला एक्स एक्सिस की तरफ लगाना है, तो क्या लगा देंगे, आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। क्या होता है? तो हम 10 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आई कैप का। बात समझ गए? तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, या किस लिए आएगा, कहां पे काम आएगा, जहां पे डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी हमें। क्लियर हो गई बात, समझ? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कोई ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। क्या है ये, बोलो? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस ए वेक्टर का, बोलो? ए कितना यूनिट होगा, ये इसका क्या होगा, बोलो? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये इसका अगर मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान देना। तो अच्छा एक बात बताइए, इसके मैग्नीट्यूड से इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं ए वेक्टर में, तो कितना बचेगा वो? जैसे जैसे ऐसे समझ फील नहीं आती, एक मिनट रुक जाओ। मैंने बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन आई कैप एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है? अगर इसमें अब मैं बात करूं, ये डायरेक्शन है और ये कौन है, मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो हाँ, क्या कि मैंने क्या किया, ये मान लो एफ वेक्टर है, ये कौन है, तो एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। अरे बोलिए, तो 10 न्यूटन आई कैप डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन। तो बेटा ये निपट लिए। सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा कि सिर्फ फोर्स एक्टिंग किस डायरेक्शन में लग रहा था, आई कैप में लग रहा था, ये पता चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो सिर्फ क्या बचेगा, ओनली डायरेक्शन। क्या बचेगा, ओनली, जिसका मैग्नीट्यूड अब इसका कितना होगा, 1। कितना होगा, अरे बोलो। तो अब बताइए मुझे, अगर मुझे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर पे टोपी पहना देते हैं, क्या पहना देते हैं, अरे कैप बोलते हैं इसीलिए तो इंग्लिश में इसको। देखो ऐसे ही तो पहनाया टोपी, अरे बोलो। तो अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, हाँ ये ए वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई, अरे बोलो आया समझ, ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ क्या होगा, मतलब ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए। अरे भाई हाँ या ना? अच्छा, जो यूनिट वेक्टर जो ए कैप होगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल। क्या होगा इसके, जैसे ये हो गया ए का कैप, बस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो? 1 यूनिट। कितना होगा? अगर कोई बोले कि ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो होगा 1 यूनिट। कितना होगा, अरे बोलो, अरे बोलो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ, अरे बोलिए यार, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है। मैग्नीट्यूड तो क्लियर है कि अनक्लियर है? अरे क्लियर है कि अनक्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, एक वेक्टर है, मान लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप। अरे बोलिए, दिस इज द ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर? अब मैंने बोला कि फाइंड द वेक्टर, फाइंड द न्यू वेक्टर, फाइंड द न्यू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड 30 यूनिट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे बच्चा बाटे, बताओ जल्दी। मैंने बोला ए वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। अब बताओ कैसे करेंगे,
बिल्कुल सही आंसर है कि एक यूनिट निकाल लें। अरे बोलो। तो जब भी न्यू वेक्टर लिखना होगा क्या बोलो, न्यू कितना आएगा बोलो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन कंटिन्यू करता हूं, तो बताइए अब जो न्यू वेक्टर होगा, ठीक है कि नहीं, कुछ भी मान लो उसे बी वेक्टर बोल दूं, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, 30 इंटू, बोलो कितना बोलो, इंटू ए का यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट, बोलिए। तो बेटा क्या आ गया ये, 30 इंटू ए का यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? अरे भाई हाँ या ना? ए वेक्टर है 3i कैप 4j कैप, है या नहीं है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 5। अरे 5 ही तो √3² प्लस 4 स्क्वायर, ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया 6। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 18i कैप प्लस 24 आ गया, लो नया वेक्टर। कोई समस्या? अरे भाई कोई समस्या नहीं है। एक आध और चीज ऐसे ही आ सकती है, देखो तो एक और छोटा क्वेश्चन, ए वेक्टर बराबर 0.1 कैप बी जे कैप 0.8 के कैप, if a vector is unit vector, then find v। बताओ कितना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 1 होगा ना अगर ये यूनिट है तो, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0.8 का बराबर 1, दोनों तरफ होल स्क्वायरिंग कर दो, बी अननोन है कि आ जाएगा कि नहीं। अरे भाई बोलिए यार, बहुत आसान क्वेश्चन था कि नहीं? बस आपको इतना ही तो दिमाग में रखना था कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो 1, बस। अच्छा ये बताइए, किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो 3 ही हो सकते हैं स्पेस में, कितने हो सकते हैं, 3, x y z, है कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं बोला, रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं बोला, अब कितने कंपोनेंट हो सकते हैं एक वेक्टर के? हाँ हाँ कितने हो सकते हैं होम, कितने हो सकते हैं बताओ? मैंने बोला कि रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं बोला, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कितने हो सकते हैं। कोई भी एक वेक्टर है, मान लो उसके कितने कंपोनेंट ले सकते हो, 2। 2 तो एक प्लेन में होंगे ना। देखो अब ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैंने रेक्टेंगुलर तो बोला नहीं। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्स वाई जेड, क्या होता है, एक्स वाई। अगर मैंने कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब आप कहीं पे भी कहीं कितना भी कंपोनेंट ले सकते हो, तो इनफाइनाइट कंपोनेंट आ जाएंगे उसके। कितने आ जाएंगे? अरे पता ही नहीं कहाँ पे लेना है। अब रेक्टेंगुलर बोल दिया तो फिक्स कर दिया कि एक एक्स पे, एक वाई पे और एक, अरे बोलो, अरे कर दिया ना फिक्स। और अगर फिक्स ना हो तो कहीं भी कितना भी ले लो, किसी का भी है कंपोनेंट। हाँ बिल्कुल सही। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छा आप सुनो, इधर मान लो इधर है, आया ना, क्या इसका कंपोनेंट हो सकता है तुम इस पे ले रहे हो तो अलग आएगा, हो सकता है कि इस चीज पे ले रहे हो उसका कंपोनेंट तो अलग आएगा। अब इसी का इस पे कंपोनेंट ले रहे हो तो मैंने एक्स वाई जेड तो बोला ही नहीं, तो कितने भी कंपोनेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बोलो ऐसे तो। लेकिन रेक्टेंगुलर तो पक्का कोई भी फ्रेम ले लो, कहीं से भी कुछ भी कर लो, रेक्टेंगुलर तो हमेशा कितने होंगे, 3 एक्स वाई। तो कभी कभी ध्यान देना क्वेश्चन पे कि रेक्टेंगुलर वर्ड लिखा है, अगर रेक्टेंगुलर इन ए प्लेन लिखा है, इन ए, तो एक प्लेन में या तो एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, या जेड एक्स होगा, मतलब 2 ही कंपोनेंट आ सकते हैं। और इन स्पेस बोल दिया तो एक्स वाई जेड। अरे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल रहा हूं मैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस कितने आ सकते हैं, 3 एक्स वाई और जेड। अरे बोलो,
तो रेक्टेंगुलर वर्ड पे ध्यान देना, एक्स वाई जेड। तो देखिए पहले मैं इन्हें एक प्लेन बता दूं, एक प्लेन में कंपोनेंट, ये सबको आते हैं, सबको पता है, फिर भी एक बार करके तो देख ही लेते हैं। चलो मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए होगा इतना, ये एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये एक्स और ये होगा वाई, ये कितना होगा, हाँ चलो, तो ये ए कॉस थीटा ही क्यों, साइन थीटा क्यों नहीं, एक मिनट वो बता रहा है। इसने बोला कि सर एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा क्यों नहीं, हाँ सर ये इसलिए क्योंकि ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, तो x डिवाइडेड बाई क्या होगा, हाइपोटेनस। अरे बोलो, तो इधर आ जाएगा तो a cos थीटा ही कौन आ जाएगा, x। बोलो आया है या नहीं। ऐसे ही इसके लिए करेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा, y अपॉन a। अरे बोलो, तो y बराबर कितना आया, a साइन थीटा। तो याद रखना जिससे एंगल बनता है वो बेस होता है, जिससे, सुन लो पहले, जिससे एंगल बनता है वो, और उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बेस के साथ में कॉस आएगा और परपेंडिकुलर के साथ में, कॉमन सेंस है ना, ये तो क्लियर है ये। चलो बहुत अच्छी बात है। अब 3D में बात कर ले तो 3D में कैसे निकालेंगे ये चीज, 3D में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बोलो। ये हो गया y, ये x और ये z। अब कोई भी पॉइंट है यहाँ 3D में स्पेस में ऐसे, तो बोलिए अब उसके कंपोनेंट x और y और z कैसे लेंगे। हाँ ये अब एक मिनट, ये ऐसे गया, ऐसे गया और कुछ बाहर ऐसे गया, तो कुछ ए वेक्टर होगा ना ये वाला, कुछ ए वेक्टर कुछ ऐसा हुआ। ये भी 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, ये भी 90 डिग्री है, ऐसे ऐसे, और ये बाहर है, ऐसे दिख रहा है ना, जैसे ये बाहर है। अरे बोलो, तो अब बताइए कैसे निकालेंगे ये वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर। अब देखो ध्यान देना, तुम लोग भूल जाते हो, मैंने कल ही बताया था ये ए आई के बी और सी, मैंने कल ही बताया था कि जो ए होता है ना, ए इज द कंपोनेंट ऑन द एक्स एक्सिस। कल बताया था या नहीं, देखो आज नहीं बता पा रहे हो आप। बी इज द कंपोनेंट और सी बोला था या नहीं, लेकिन अभी तो आप ही को याद ही नहीं आ रहा, बताओ अब क्या करें, ये तो गलत बात हुई ना, हुई या नहीं हुई। ये ए इतना हुआ कि नहीं हुआ कंपोनेंट। फिर अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस से ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा होगा, ये ए वेक्टर, लेट इट बी अल्फा, लेट इट बी, और वाई एक्सिस से कितना बना रहा होगा, बीटा, और यहां से गामा, यहां से, अरे बोलो, और सब इसके बेस बने हैं, सब इसके बेस एंगल है, देखो तो ध्यान से, सब इसके क्या है, क्योंकि सबका कंपोनेंट का जो भी कंपोनेंट है, जैसे एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है तो उसका एंगल कहां से है, रिजल्टेंट वेक्टर से। यहां देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, अरे बोलो, तो उसका बेस से एंगल कितना है यहाँ, थीटा, कितना है, कितना है, इसलिए थीटा यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, थीटा, अल्फा की वैल्यू तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉस थीटा कितना आएगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहां से ये बीटा होगा कि नहीं होगा वाई से, तो बीटा की वैल्यू कितनी, 90 माइनस थीटा, कितनी हुई, तो बेस से जब भी एंगल लेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ अब, ए डिवाइडेड बाई मॉड ए, अरे बोलो, ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, ये एक्स ही तो ए है यहाँ, अरे भाई एक्स ही तो ए है, ए वाई एक्स वाई ए, तो वहां पे क्या आएगा, ए वाई,
कॉस बीटा बताओ, बी वाई मॉड ए। ऐसे ही कॉस गामा बताओ, सी वाई मॉड ए। अच्छा याद रखना, इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। हाँ, और एबीसी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, पर हमें कोई मतलब नहीं। ये मैथमेटिकल टर्म है। कैसा टर्म है ये? हाँ, डायरेक्शन कोसाइन। अब अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन ही क्यों बोला? अब इसका पीछे लॉजिक है, देखना ध्यान से, देखना बेटा। डायरेक्शन और कॉस में है, ध्यान देना। अब ये डायरेक्शन कैसे है, ये कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल है। एंगल होता है, अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं इस पर इस एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं, अरे बोलिए, तो क्या डायरेक्शन नहीं हो गई? इस पे हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट बात, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर लिखो जरा, क्या आएगा? देखो तुम्हें मजा आ जाएगा, लिख के देखो एक बार। ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए, हाँ या ना? मतलब ए का आई, बी का और सी का अपॉन में बोलो अंडर रूट में है, या मॉड ए ही रहने देता हूं, है ना? वैसे तो जो बोला वही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब अलग अलग करने का मन कर रहा है क्या किसी का? मेरा कर रहा है तो देख ध्यान से, बी अपॉन प्लस सी अपॉन, अरे बोलो यार, देखो तो। अब और मजा आया। ये क्या लिखा हुआ है? कॉस अल्फा, और ये कॉस बीटा, और ये बोलो हाँ या ना? तो बेटा ये कि यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन आया कि नहीं आया? ये तो ये डायरेक्शन कोसाइन हुए कि नहीं हुए? हुए। अब और देखो ध्यान से, अब अगर इनका होल स्क्वायर कर लूं तो कॉस स्क्वायर साइन प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, तो उसका ये तो एक यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा बोलो? बनाएगा कि नहीं आएगा? अब इधर देखो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बराबर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके कितना आएगा बोलो? 1 आएगा कि नहीं आएगा? वाह तेरा जलवा है यार। अब इधर देख, ए भाई ये कौन है? कॉस अल्फा इतना है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर, अरे बोल, बी स्क्वायर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर, ये बनेगा या नहीं? बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, अब थोड़ा इसको इधर सॉल्व कर लेता हूं। अब एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा चच्चा? और ऊपर कौन बनेगा? ए स्क्वायर प्लस, बताइए क्या लिखा हुआ है? अरे मॉड ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, अंडर रूट में होता है ना मॉड ए, तो उसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये ए स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है या नहीं? अरे भाई यार, इसकी वैल्यू क्या होगी? कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा नीचे? बता मुझे। यही बचेगा, कुछ और बचेगा? यही बचेगा। तो कट के कितना हो जाएगा भैया? ये फिर होगा या नहीं? तो फिर, और कॉमन सेंस वाली बात इतनी थी कि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दोनों, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्या होगा? अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, अरे बोलो, बराबर 1। तो मतलब होल स्क्वायर कर दो तो भी क्या आएगा? 1 बराबर। फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आया कि नहीं आया? फिर तो अच्छा, अगर मुझे साइन में कभी पूछा हो तो इसको क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस
साइन स्क्वायर गामा बराबर, तो ये हो गया 1 1 1 1, एक 1 से 1 कट गया तो 2, ये 1 प्लस 1 2, बराबर ये उधर चला जाएगा पूरा माइनस वाला, तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, तो ये भी आ जाएगा। एक रिजल्ट ये भी आया, एक रिजल्ट ये भी आया। अच्छा, कोई cos 2 थीटा में कोई रिजल्ट पूछेगा तो क्या आएगा? तो यहां से क्या cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अरे बोलो, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई, क्या वहां से cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा नहीं आ जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं हमसे? ज्यादातर तो यही पूछे जाते हैं। क्लियर है ये चीज? तो याद रखना, जो एक्स वाई जेड है, अगर कोई एक्स वाई जेड से अगर कोई हमारा रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो उनके कॉस स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा? सबका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर दो एंगल गिवन है, एक एंगल गिवन नहीं है तो क्या निकल जाएगा? क्योंकि बाकी एक ही तो अननोन होगा बस। बोलो क्लियर होगी मेरी बात? समझ में आ गई आपको? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं समझ में आया? ए कितना होगा? ए कॉस अल्फा, बी कितना होगा? ए कॉस बीटा, और सी कितना होगा? ए कॉस गामा। क्लियर है ये चीज? चलो फटाफट नोट कर लो इतना। स्पेस में कितने आएंगे कंपोनेंट? 3। प्लेन में 2 और स्पेस में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। समझ गए कि नहीं? चलिए अब देखते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स क्या होगा? चलो देखो, मान लीजिए ऐसे है और कुछ ऐसे है, तो ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा बच्चों? बताइए कितना होगा? ये हमें बताना है, मान लो, ठीक है कि नहीं? अब ध्यान देना कि हम कैसे एंगल निकालेंगे या कैसे चेक करें, या ये जो एंगल है क्या यही होगा क्या या कुछ और होगा? तो याद रखना, जब भी हमें एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स निकालनी है तो क्या करोगे? या तो टेल टेल के बीच में देखोगे या हेड हेड के बीच में देखोगे। ये याद रखना। मेरी बात सुन ली आप लोगों ने या नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो अगर देखिए ध्यान से, 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? या तो टेल टेल को मैच कर लो। क्लियर है ना? तो अब यहां पे देखना ध्यान से, क्या होगा कि ये जो वेक्टर है टेल टेल को, इसको क्या, इसको ऐसे ऊपर ले जाओ। अरे भाई हाँ है ना? तो बेटा ध्यान दीजिए, टेल टेल को करेंगे तो क्या ये कुछ ऐसे बन जाएगा ये चीज। दैट इज ए वेक्टर और दैट इज बी वेक्टर। ये कुछ ऐसे था कि नहीं? हम वेक्टर को, मैंने कई बार बोला है, हम ऐसे कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं, कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। अरे भाई हाँ है ना? तो अब बताइए मुझे, ये एंगल 120 था और हमारा जो एंगल ये तो टेल टेल में हो तो ये होगा ना एंगल, टोटल 180 होता है, तो कितना बचेगा? ये 60। तो ये टेल टेल हो गया। अब हेड हेड देखिए कि अगर हेड हेड के बीच में चेक करें तो, अच्छा यहाँ पे भी आपको जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो आंसर देना है। समझ गए कि नहीं? टेल टेल के बीच में तो ये वाला भी तो एंगल बन रहा है ना भाई, बात समझ गए या नहीं? तो जो छोटा वाला एंगल है, कौन सा वाला एंगल है, वो देना है आपको, वो एक्यूट हो या ना हो। जैसे 120 डिग्री होता मान लो ये एंगल है ना, तो इधर 120 होता तो इधर कितना होता? 240। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अपन आंसर क्या दे देते? 120 डिग्री, जो छोटा वाला है दोनों में। क्लियर है ये बात? अरे भाई हाँ या ना? अब यहाँ देखिए, हेड हेड को मिलाएंगे तो इसको अब थोड़ा ऐसे कर दूं, पैरेलली शिफ्ट इधर। तो देखिए ध्यान से, तो ये कुछ ऐसे है और मैंने इसको ऐसे पैरेलली मूव कर दिया। यहां से कर सकता हूं या नहीं? बोलो ऐसे। तो अब बताइए ये एंगल कितना बचेगा? अभी भी तो 60 बचेगा, क्योंकि ये देखो ये 120 गिवन था, ये कितना गिवन था? 120। तो ये कितना होगा बोलो? तो चाहे हेड हेड के बीच में आप एंगल चेक करो या फिर टेल टेल के बीच में एंगल चेक करो, एंगल तो सेम ही आएगा। क्लियर है ये चीज? और वही होगा एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। समझ गए? प्रोफेसर भी ऐसे होके बैठ जाओ, एक्टिव हो गए है ना? हाँ
तो टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो, ठीक है। चलो तो बताइए ये हमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी हम देख क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी हम रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलो। तो अब वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी ना एंगल बिटवीन द वेक्टर की। बात समझ गए कि नहीं। चलिए तो आपको ये बात समझ में आ गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे चेक करना है भाई, हाँ या ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं चाहो तो। ये कुछ ऐसे है, ये एंगल 30 डिग्री है। कितना डिग्री है बच्चों, ये ए वेक्टर है और ये अब बताओ कितना होगा ए और बी के बीच में एंगल 150। कितना होगा 150। हाँ तुम बोलो 210 तो नहीं आ रहा दिमाग में, तो तुरंत आ गया ना। देखो तुरंत ही आंसर आ गया। कैसे, या तो इसको यहाँ पे खींच दे, ये ए वेक्टर बना रहेगा इस प्रकार और बी वेक्टर थोड़ा आगे ऐसे आ जाएगा। अरे बोलिए, और ये एंगल कितना है, ये वाला ऑलरेडी हमें पता है 30 डिग्री। टोटल होता है 180, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो टेल टेल के बीच में एंगल कितना आएगा 150। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स भी क्या हो जाएगा बोलो 150। क्लियर है ना, ये एंगल हो गया। आ गया आंसर। बोलो यहां तक कोई समस्या तो नहीं। ठीक, फटाफट कुछ नोट करना चाहो तो कर लो जल्दी। वेक्टर एडिशन एंड, हाँ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, या सब्ट्रैक्शन या फिर ऐसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कुछ भी हेडिंग डालना चाहो डाल दो। दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। दो वेक्टर हैं, पहले तो हम यही देखेंगे कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। मल्टीपल वेक्टर होंगे तब हम आगे उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि दो फोर्स है, मान लो एक ब्लॉक पे लग रहे हैं। देखना ध्यान से, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है ब्लॉक, किस पर रखा है, ठीक है। अब इस पे हॉरिजॉन्टल टेबल बना ही देते हैं लोग, ये टेबल है, ठीक। एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये F1 और ये F2, ये प्लेन में ही लग रहे हैं, ये दोनों सेम प्लेन में फोर्स, दोनों जैसे जैसे जैसे। ये कॉपी है, ये कॉपी, अरे हाँ है ना। एक ऐसे और एक, अरे बोलो, अरे चच्चा एक ऐसे और एक, तू इधर तेरे को बताते हैं, इधर तो आ। अरे तू आ तो। यस सर। मान लीजिए एक वेक्टर ही है इसका, समझ गए, ठीक है। तो एक तो इसको हाँ ऐसे खींच दिया, समझ गए, और एक ऐसे खींच रहे, नहीं समझे। अब रिजल्टेंट किधर आएगा ये बताना है, रिजल्टेंट किधर आएगा ये बताना है। क्लियर है। एक और चीज, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, तुम इधर आना। मान लो तुम इसके हाथ को पकड़ो, तुम इधर आ जाओ इधर। अब एंगल पे खींचना, किधर खींचना, एंगल पे। तुम देखना तुम किधर जाओगे, ठीक है कि नहीं। किधर आया ये, देखो मैंने इधर खींचा और इसने इधर खींचा, लेकिन ये गया किधर, अरे भाई आया ना। मैं मतलब कुछ ऐसा हुआ, ध्यान दो, कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे खींचा ऐसे और ऐसे खींचा, खींचा कि नहीं, लेकिन ना तो ये इधर गया और ना ही ये गया, इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। ये किधर गया, बात समझे कि नहीं। तो अब हमें दो वेक्टर्स का, जैसे ये दो लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा ये पता करना है। मेरी बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है कि नहीं है ये। चल आगे देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो, अब कहीं कोई बातचीत नहीं। मान लीजिए ये है ए वेक्टर, कौन है, तो इसका लेंथ कितना होगा, मॉड ए, कितना होगा लेंथ, मॉड ए होगा, ठीक है। मॉड ए लिख दूं ऐसे, है तो ये ए वेक्टर, क्या है ये, और एक ये कौन है बोलो, बी वेक्टर, कौन है। अभी मैं ट्राइंगल लॉ से प्रूव कर रहा हूं, कौन से लॉ से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कौन सा, ट्राइंगल लॉ,
ठीक है, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ चेक करेंगे, मतलब अभी हम देख रहे हैं, बोलो। जैसे ही ट्रायंगल लॉ से आंसर आता है वैसे ही कौन से पैरेललोग्राम लॉ से आता है। ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ पे ये लेंथ कितनी होगी इसकी, बी, और ये टेल टेल के बीच में एंगल, लेट इट बी थीटा, लेट इट बी। अब जैसे समझाएंगे हम वैसे समझना। ठीक, चलिए, क्या मैं इसे पैरेलली कहीं भी मूव कर सकता हूं? तो इसको मैंने पैरेलली यहां मूव कर दिया, हो जाएगा ऐसे। ये इसके पैरेलल हो गया, कोई समस्या नहीं। अब देखना, जितना लेंथ है ये उतना ही लेंथ, तो ये भी अभी एंगल कितना बना रहा होगा, बोलो यहां से। बिल्कुल सही बात है, थीटा। इसका एक बात बताइए, ये कंपोनेंट कितना आएगा, बी का कितना आएगा, बी का cos थीटा, सही बात बोले। और ये कितना आएगा, बी का, कोई समस्या? यहाँ एंगल है ये थीटा, यहाँ ये एंगल 90 है, सॉरी। अरे बोलो, अब थोड़ा सा यहाँ देखना ध्यान से, रिजल्टेंट क्या दिख रहा है आपको, किसी को बोलो, रिजल्टेंट क्या दिख रहा है? देखो ध्यान देना, ये चालू हुआ यहां से, मान लीजिए यहां तक आया, फिर यही वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां तक पहुंच गया, तो एंड पॉइंट हुआ ये और स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बोलो ये। देखो ध्यान से, अरे भाई आया ना। अब मुझे ये लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ, क्लियर है कि नहीं है? क्या दिख रहा है आपको, कैसे निकलेगा ये? और इसका डायरेक्शन कुछ, लेट इट बी अल्फा, कितना डायरेक्शन बन गया होगा ये, तो ये कितना कैसे आएगा, ये देखो, यही है रिजल्टेंट, यही है कौन, या तो इसे आर वेक्टर बोल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आर वेक्टर, और लेंथ कितना होगा ये, मॉड आर, कितना होगा, मॉड आर। मॉड आर को, आर वेक्टर को हम आर भी कह सकते हैं, है ना। चलिए एक बात बताइए, अब ये टोटल कितना होगा यहां से यहां तक, हाँ कितना हुआ, ए प्लस, ये हुआ या नहीं, और ये, अच्छा अगर हमें कंपोनेंट नहीं सीखते थोड़ी देर पहले तो फिर ये कंपोनेंट ले पाते क्या, इसीलिए हमने क्या सीखा, फटाफट कंपोनेंट सीखा। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमने इसीलिए देखा कि ये थीटा है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, समझ गए ना। अब यहां से इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन, तो ये रिजल्टेंट बन गया ये। अरे बोलो, तो कितना आएगा ये, आर, आर का मैग्नीट्यूड बताओ तो। ये तो हाइपोटेनस जैसा नहीं बन गया, तो बताओ अब हाइपोटेनस कितना आएगा, ये आर, अंडरवुड के अंदर, हाँ, ए प्लस बी का साइन थीटा का भी होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। अच्छा, तो अब बताओ इसमें से क्या कुछ कॉमन वॉमन कुछ हो रहा है, देखो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ab कुछ बनेगा भी नहीं, या बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये कितनों को समझ आ रहा है कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा मिलके, क्या हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस, तो वो 1 हो जाएगा, तो वो बी स्क्वायर बचा कि नहीं बचा ये, तो यहां पे ये आया कुछ सुंदर सा आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दी, समझ गए, ए और बी के बीच का रिजल्टेंट है, क्लियर है ये रिजल्टेंट आया कि नहीं, मैग्नीट्यूड में किस डायरेक्शन पे लगेगा ये, तो वो tan अल्फा से निकाल लेते हैं, बोलो कितना होगा tan अल्फा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन, तो रटने की भी जरूरत नहीं है, ये आएगा b का
अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है या नहीं? अच्छा, अगर मुझे इससे, अगर ये तो ए से है, अगर बी से निकालना होता तो बीटा होता, वो एंगल कितना होता? और बीटा कितना आ जाएगा बोलो? थीटा माइनस अल्फा। अरे सही तो है, थीटा माइनस, अरे टोटल थीटा है यार, ये अल्फा है, तो ये बीटा नहीं निकाल लो, थीटा माइनस अल्फा बराबर बीटा। अरे बोलो। अच्छा, अगर अल्फा ज्यादा होगा तो बीटा कम होगा, और अल्फा कम होगा तो बीटा। अच्छा, एक और चीज नोटिस करो कि अगर ये जितना ज्यादा होगा हॉरिजॉन्टल वाला कम, ए वेक्टर जितना ज्यादा, क्या ये उतना ही छोटा होता जाएगा ये अल्फा, कि नहीं होता जाएगा? देखो, अरे बोलिए। या मैं यूं कहूं कि जितना बी का बी जितना छोटा होगा मैग्नीट्यूड में, उतना ही कौन होगा? अल्फा भी छोटा होगा। अरे बोलो, क्लियर है ना कि अनक्लियर है? एक और तरीके से महसूस कराता हूं, देखना थोड़ा सा। यहाँ मान लीजिए ए वेक्टर है 10, ए वेक्टर है, और ये है मान लो 5। क्लियर है या नहीं? तो टेन थीटा कितना आएगा यहाँ पे बोलो? 1/2। अरे मतलब ये ऐसा है कुछ भी, ये 10 और ये 5, तो 10 अल्फा कितना आएगा यहाँ? 5/। अब मैंने हॉरिजॉन्टल को बढ़ा दिया, हॉरिजॉन्टल को 20 कर दिया, ये अभी भी 5 है। अब बताओ, ये एंगल ज्यादा होगा कि ये वाला ज्यादा होगा? अच्छा, कॉमन सेंस लगा के सोचो कि 20 है तो 10 और बढ़ाना पड़ेगा, और ये हाइट तो भाई है। अब मैच करेंगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एंगल कम हुआ कि नहीं हुआ? मतलब रिजल्ट, जिसका लेंथ ज्यादा होगा उससे एंगल, मतलब रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है ना ये, तो ये उसकी तरफ झुका होगा। रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका होगा? जिसका मैग्नीट्यूड, तो उससे एंगल कैसा बनेगा? कम। एंगल कैसा बनेगा? कम। समझ गए कि नहीं? तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे ध्यान दो, अभी 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दो कि मॉड ए अगर ग्रेटर है मॉड, तो क्या होगा बोलो जरा, बताओ मुझे। बीटा इज ग्रेटर देन, होगा या नहीं? और बताइए, अगर बी बड़ा हो गया तो अल्फा इज ग्रेटर देन, और दोनों इक्वल हो गए तो बराबर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये तो। अल्फा बराबर थीटा बाई 2। अरे आधे आधे हो जाएंगे ना दोनों, क्या हो जाएंगे? अब मुझे एक और चीज बताइए यहीं पे, अब कुछ स्पेशल केस ले लूं? अरे भाई ले लूं क्या स्पेशल केस, जिसमें पहला, मान लीजिए अगर थीटा हो जाए 0, थीटा कितना हो जाए? 0 हो जाए दोनों, तो क्या होगा बताओ? ये क्या एक दूसरे के डायरेक्शन में ही हो जाएंगे? क्या ए भी इधर और, अरे बोलो, ये किस प्रकार की बात हो गई कि एक ब्लॉक पे F1 भी इधर ही है और F2 भी इधर ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे कि नहीं? 2 पर्सन सेम डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, तो दोनों की फोर्स जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? तो डायरेक्ट कितना, अच्छा चाहो तो यहाँ पे भी रख दो, 0 रखो यहाँ, तो यहाँ 0 रखोगे तो क्या होगा? ये 1 हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये उसका अंडर रूट है, तो क्या बचेगा? सिर्फ a प्लस, मुझे लग नहीं रहा कि बच्चे सुन रहे हैं। मैंने बोला यार a स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, तो ये 1 हो गया, तो ये बन गया हाँ a प्लस बी का होल, तो आंसर इज a प्लस बी। अरे बोलिए, तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। इनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है वो कितना हो सकता है? a प्लस बी। याद रखना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू होगी ये? रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा बताइए, दूसरा, अब थीटा को क्या कर देते हैं? 180 डिग्री। कितना कर देते हैं? ये काइंड ऑफ कैसा हुआ कि एक ब्लॉक पे एक इधर लगा फोर्स और एक, अब जो जीतेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा ब्लॉक? तो आंसर क्या होगा? F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, कुछ भी हो सकता है कि नहीं?
अरे बोलो। तो बेटा यहाँ पे आर मिनिमम कितना, ये मिनिमम होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा ए माइनस, मैं मॉड लगा दूं, जो भी बड़ा होगा, मुझे तो पता नहीं कौन बड़ा होगा, क्लियर है ये चीज। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। एक बात बताइए, अब तीसरा थीटा कितना ले लें, 90, कितना ले लें 90, और 90 लेंगे तो एक ब्लॉक पर फोर्स कैसे कैसे लग रहे हैं, एक इधर और एक, रिजल्टेंट कितना आएगा सोचो, हाइपोटेनस लगा के करोगे तो भी अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस लेकिन यहाँ पे आप 0 डाल दो, 90 डाल दो, तो cos 90, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा ए स्क्वायर प्लस, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल आया ना। तीसरा, अगर ये चौथा केस, अगर ये इक्वल हो जाए तो क्या बोल दिया मैंने, ये बताओ मुझे। मैंने बोल दिया अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाए, अरे बोलो बी वेक्टर की, लेट इट बी एफ, एफ एज्यूम कर लूं क्या, तो अब क्या आएगा रिजल्टेंट बताओ। ये तो मैं करा चुका ना वैसे, ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा को कैसे यूज करते हैं तब नहीं बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा, अरे बोला था ना। एक बार फिर से देखो, तो रिजल्टेंट बराबर क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू कॉस, याद आ रहा है, ये बताया था ना, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना भाई साहब, ये बताया था मैंने, बताया था ना, ये 2f स्क्वायर हो गया था प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, 2f कॉमन ले लिया था, सॉल्व हो गया, ये आया था 2f cos थीटा बाई 2, अब याद आया। अरे भाई ये दूसरी क्लास में बताया था, कोई बात नहीं, अब वापस सुन ले, तो नहीं आया था तो यहाँ पे क्या बनेगा ये, अरे अब ये तो बता, ये क्या बनेगा, एफ प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये भी क्या बनेगा, क्यों 2 इंटू एफ इंटू एफ बनेगा कि नहीं, तो 2f एक कॉमन ले लूं क्या, ये 2f स्क्वायर कॉमन ले लूं, अंदर कौन बचेगा, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, अरे बोलो, और मैंने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखाया था कि नहीं, लिखाया था कि नहीं, क्या लिखवाया था बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये लगाया था। अरे भाई आया ना, अब ये थोरोली होने चाहिए, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, अरे बोल, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ कितना होगा, थीटा वाई होगा कि नहीं, तो यहाँ छाप दूं इसकी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ छाप दूं, तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1, 2 कहां गया एक, अब लिख दिया, तो अब देख 2 इंटू 2, और देख तो 2 का स्क्वायर एफ का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, तो सब रूट हट जाएगा पूरा, तो आंसर आएगा 2f cos थीटा बाई 2, बोलो आया कि नहीं आया रिजल्टेंट। अब याद रखना, दो वेक्टर, कितने वेक्टर, अगर इक्वल हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा 2f cos थीटा बाई 2, समझ गए। अच्छा बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन लग रहे हैं 120 डिग्री पे, बताओ रिजल्टेंट। हाँ, दो इक्वल वेक्टर है, तो रिजल्टेंट निकाला जाए 2 इंटू 10 इंटू कॉस 120/2, अरे 120/2 cos 60 बन जाएगा, cos 60 कितना होता है आजकल 1/2, 1/2 से 2, तो r बराबर
तो समझो, अब अगर कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कितने एंगल पे दो इक्वल वेक्टर्स को लगाएं, दो इक्वल फोर्स लगाएं, सो दैट रिजल्टेंट भी वही आए, रिजल्टेंट भी वही आया कि नहीं आया? एक और चीज, एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने इस बालक को खींचा था ना अभी, अब ऐसे इधर 120, मैंने भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, तो इधर रिजल्टेंट कितने से आएगा? इधर बीच में 10 से। अगर पीछे इसको कोई मुंडी पकड़ के ऐसे इसके बाल पकड़ के पीछे खींच ले 10 से, तो ये कहीं भागेगा क्या? तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0। रिजल्टेंट क्या होगा? मतलब अगर 3 वेक्टर ऐसे, मान लो ये ब्लॉक है, कौन है ये? तो एक ऐसे 10 न्यूटन या F न्यूटन, सब सुन रहे हो ना? एक ऐसे और एक ऐसे, F और F, सारे एंगल 120 हैं। बोलो कितना आएगा रिजल्टेंट इस ब्लॉक का? 0। कितना आएगा? क्योंकि ये दोनों 120 मिलके किधर करेंगे? एकदम नीचे कर देंगे ऐसे, और ये दोनों मिलके F ऐसे आएगा ना, और इसके अपोजिट में एक और F है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। कितना आएगा बोलो? अरे बोलिए। अब ऐसे क्वेश्चन आपको भी पता है कि कहां देखने को मिलेंगे, बताओ कहां मिलेंगे? हाँ, कहीं नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो, ये ट्राइंगल होता था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस, यहाँ क्यू नॉट है, इस पर फोर्स बताओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इधर आएगा, इसमें नीचे ऐसे, और ये वाला ऐसे, और ये वाला, सारे कितने एंगल होंगे इनके बीच के? तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? यहाँ डायरेक्ट एप्लीकेशन लगेगी कि नहीं? अरे बोलो। और पहले से कॉमन सेंस हो चुका होगा, तो देखते ही आंसर क्या मारेंगे हम? 0। अरे भाई बोलो। तो बहुत काम आती है, छोटी छोटी चीजें। क्लियर है ये मेरी बात? फटाक से नोट करो। तो देखिए, अब तो हमने देखा अभी कि आर वेक्टर बराबर कितना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज? तो अब ध्यान दीजिए, तो जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या मैं यूं कहूं कि ए वेक्टर प्लस का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना, वो कितना आया है अभी अभी? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आया है ना? किसका आया? ए प्लस बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का। पहले जोड़ेंगे तब मैग्नीट्यूड लेंगे, ऐसे मत कर देना कि मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, ये अलग चीज हो गई ना। अरे भाई आया ना, ये अलग हो गया ना ये चीज। चलिए, अच्छा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी इक्वल वाला, थोड़ा उनको और समझते हैं। एक बात बताइए, ऐसे कह दूं मैं, ये ए भी एफ है और ए भी एफ है, इक्वल है ना, और ये एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? मैंने ये भी तो बोला था, रिजल्टेंट किधर आएगा? बिल्कुल θ/2 पे आएगा ना। अरे बीचों बीच जाएगा कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया थोड़ा सा वाई एक्सिस, और ये हो गया मान लीजिए एक्स एक्सिस या रिजल्ट। एक बात बताइए कि इनके कितने कंपोनेंट आएंगे बच्चों? लॉजिकल मेथड से देखो तो जरा, इसका इधर कंपोनेंट आएगा एक, और इसका भी तो आएगा एक, तो और एक इसका इधर आएगा और एक इसका। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इधर आएगा f का cos θ/2, और एक और इसका भी इतना ही आएगा, तो इनटू एक ऊपर आएगा f का sin θ/2, और नीचे भी क्या आएगा? f का, ये इसके बराबर। अच्छा एक बात, तो ये तो कट गए और ये इधर जुड़ गए। अरे बोलो, तो रिजल्टेंट क्या आया बताओ? आर क्या आया? ये आर। क्या हम लोग ऐसे लॉजिकल भी सोच सकते हैं चीजों को कि नहीं? हाँ या ना बोलो। तो हम ऐसे भी चीजों को पिक कर सकते हैं, आराम से सोच सकते हैं, कंपोनेंट लेकर भी। क्या लेके बोलो? हाँ, कह रहे हो? हाँ, इसके f का cos थीटा, इसके f का cos थीटा, हाँ, वो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, और इसका ऊपर जाएगा, तो एक नीचे खींच रहा है और एक, तो दोनों कट गए ना, और इधर दोनों। क्लियर है ये? बस सिंपल तरीका है, आ गया बेटा समझ? अच्छा एक और चीज,
जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, यहां देखो, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम या तो आर वेक्टर का हूं या फिर ए प्लस बी का हूं। तो एक बात बताओ, ये कैसे क्या निकला था अभी थोड़ी देर पहले, बताओ मुझे। मैक्सिमम क्या निकला था? ए प्लस बी। क्या निकला था? और मिनिमम क्या निकला था? तो ए प्लस बी मतलब इनका ऐसा मॉड, हाँ या ना? यही तो निकला था। और इधर क्या आ जाएगा बोलो? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी का। अब हमें पता तो है नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अरे बोलो, हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो कुछ ऐसा कर ले। अरे भाई बोलिए यार, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। चाहो तो इसको और क्या लिख सकते थे आप? आर वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे हाँ या ना? तो इन दोनों के बीच में रहेगा ये। क्लियर है ये चीज? अरे आर वेक्टर क्या है यार? हाँ उसी के बराबर है। नहीं, ये चीज और ये चीज अलग है। देखो ये चीज ध्यान देना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हमेशा ए प्लस बी होगा? सोचो। अरे हमेशा ए प्लस बी होगा क्या? तो फिर तुम क्यों कह रहे हो इक्वल? क्या ये हमेशा इक्वल होंगे? ये बताओ जरा मुझे। ये सिर्फ कब होगा? थीटा बराबर, अदरवाइज थोड़ी ना होगा यार। में भी इक्वल होगा। नहीं आया तो हमेशा नहीं होगा ना। अब क्लियर है कि नहीं है? ये तो कुछ किसी के भी बराबर आ सकता है ना, यहां से लेके यहां तक। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, तुम्हें याद है कि ए वेक्टर ले लिया मैंने 3 न्यूटन मैग्नीट्यूड में, और बी वेक्टर ले लिया मैंने 4 न्यूटन। तो मैंने क्या बोला था? मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इनकी? 1 मैग्नीट्यूड में। मैक्सिमम तो जो ए प्लस बी का वेक्टर है, देख ध्यान से, ए वेक्टर प्लस इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा या 7 से बड़ा होगा या? अब समझ में आया कुछ? अरे भाई हाँ या ना? अरे बोलो, क्लियर है ये चीज याद रखना कुछ ऐसे। अच्छा, आप ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे ना, तो देखो कुछ भी कर लो, एक बार इधर कितना लगाया 3 सेम डायरेक्शन में, इधर भी कितना लगा दोगे 4। तो रिजल्टेंट को 0 करने के लिए कम से कम कितना फोर्स होना चाहिए बोलो? 7। कितना होना चाहिए? 7। तो ऐसे 7 न्यूटन का इधर लगा दिया तुमने। अरे बोलिए, ऐसे लगा दूं तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इसका बोलो? अब 0। रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो? 0 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए, अच्छा अगर ऐसे लगा रहा होता तो 4 न्यूटन इधर और 3 न्यूटन इधर, तो इसका मतलब मुझे यहां तक पहुंचने के लिए कितना न्यूटन और लगाना पड़ेगा? 1 न्यूटन। कितना न्यूटन लगाना पड़ेगा? मिनिमम 1 न्यूटन। अरे बोलो, समझ गए कि नहीं? तो 1 न्यूटन से 7 न्यूटन आया कि नहीं आया रेंज? क्लियर है ये चीज भाई? क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, कैसा क्वेश्चन पूछता हूं? छोटा सा पूछूं या नहीं? मैंने आपसे बोला, मान लीजिए 3 न्यूटन कॉमा 4 न्यूटन कॉमा 10 न्यूटन। ठीक है, 3 न्यूटन कॉमा 4 न्यूटन कॉमा 5 न्यूटन। अब एक बात बताइए, इन दोनों में से, दोनों ए और बी मान लो, ए और बी दोनों में से कौन सा सेट 0 रिजल्टेंट 0 बना सकता है? हाँ, बी वाला या ये वाला? बताओ बेटा क्यों? इन दोनों का मैक्सिमम है वो 7 है, और हमारे पास अवेलेबल कितना है? समझ गए ना? तो 10, ये दोनों मिलके भी 10 को हरा पाएंगे क्या? अरे बोलो, तो कभी रिजल्टेंट 0 हो पाएगा क्या? है ना? इतनी छोटी सी चीज थी। 3 लड़के हैं, एक में 10 न्यूटन की एनर्जी है, ताकत है, मतलब फोर्स है, लगा सकता है वो, 10 न्यूटन का लगाएगा ही। एक 4 का हो, एक 3 का, तो ये दोनों मिल भी जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो भी 10 वाले को हरा पाएंगे क्या? फिर इनका मैक्सिमम
अगर इस वाले से इसको हरा देगा, अरे नहीं, 3 है और 0 बनाना है, होगा क्या, संभव है क्या? फिर अब इधर देख, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 से लेके 7 के बीच में आएगा क्या? उसके बीच में है ये, तो इनकी रेंज में मतलब ये हरा देंगे। अगर यहाँ भी 1 से लेके 7 के बीच में अगर ये होता तो इसको निपटा देते कि नहीं? अरे बोलो, अब चेक कर लोगे ऐसे? नहीं आया। छोटे वालों का सम, छोटे वालों का जो बड़का है उससे ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर, तो काम हो जाएगा। जैसे कि एक और सोचो, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, अब इसमें तो कोई छोटा ही नहीं है, तो कोई भी तो उठा लो। ये 20 है, क्या 20 इस 10 को हरा सकते हैं? क्योंकि 20 की रेंज क्या आएगी? 0 से 10, 0 से 20, तो उसके बीच में है, निपटा देंगे। अरे यार बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे तीनों फोर्स? ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये कभी इक्विलिब्रियम आएगा क्या? ये दोनों किस में आ जाएंगे बोलो? इक्विलिब्रियम जानते हो कि नहीं? इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट 0, बट इसका हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? अच्छा, इक्विलिब्रियम 0 की एक और कहानी है। अगर ध्यान से सुनो, पहले 10 सुनो। अगर इक्वल फोर्स है सारे, कैसे फोर्स हैं, और अगर वो इक्वल एंगल पे हैं तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। इक्वल एंगल पे हैं, इक्वल फोर्स है और इक्वल, तो रिजल्टेंट हमेशा, समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों? इसका तुम अभी मैंने प्रूव किया था, ये 120 120 120 पे इक्वल फोर्स थे, आया था 0। अच्छा, 4 वालों का देखो, स्क्वायर है, क्या है बोलो? कितना एंगल होगा बोलो? इक्वल एंगल होगा 4 में 90। अरे बोलो ना यार, 90 होगा कि नहीं? 90 पे 10 लगाओ, 90 डिग्री पे फिर से लगाओ। हर एंगल कितने पे होना चाहिए? 90 पे होना चाहिए हर फोर्स। अब बोल ही नहीं रहा है, तो रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा क्या? देखना जरा। हाँ आएगा, तो 120 120 120। अरे बोल, ऐसे ही हर बार क्या होगा? 0। हेक्सागन होता है, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, उसके सेंटर पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे पॉइंट पे अगर क्यू 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 रखा है तो क्यों भाई? इक्वल है, इक्वल वेक्टर्स हैं। अरे बोलो, इक्वल वेक्टर्स हैं, क्या है? और हमेशा इक्वल वेक्टर मिल के क्या बना लेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। अगर वो वहीं से चालू हो रहा है और वहीं पे आगे खत्म हो गया तो क्या वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। अब जैसे मैं बनाता हूं, ये 4 फोर्स है कि नहीं? ये कितने फोर्स है बोलो? 4। इनसे मैं बनाता हूं, ये वाला फोर्स ले लिया ये, अब ये वाला यहीं से ले लो, जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां से। अब जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां से इसको ले लो, जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां पे इसको ले लो। क्या हम जहां से चालू किए तो वहीं वापस आ गए? अरे आ गए या नहीं? इसका मतलब रिजल्टेंट ऐसे ही इक्विलेटर ट्रायंगल वाले का था, जैसे 120 120 120। अब देखना ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में ये, चलो ये वाला साइड ये हो गया, ये वाला, अरे हो गया। अब वहां जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां से इसको शुरू कर दूं वो, अरे कर दूं, तो ये ऐसे हो गया। अरे क्लियर है ये? अब जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां से इसको शुरू कर दूं, ये हो गया। तो ये क्या बन गया? पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन गया? ये एंगल 60 होंगे, ये भी 60 होगा और ये भी, और ये लेंथ तो इक्वल थी। समझे क्या नहीं? बात क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई हाँ या ना? कोई समस्या? चलिए, और कोई समस्या हो तो बताओ इसमें मुझे। क्या इसमें कैसे है? क्यों ये ऐसे नहीं लगा सकते कि ये ऐसे लगा दो, आप 3 न्यूटन को ऐसे लगा दो, हाँ 4 न्यूटन को ऐसे लगा दो, तो बेटा ये रिजल्ट, अब ये कितना हुआ? इनका रिजल्टेंट कितना हुआ? 5 हुआ कि नहीं? ऐसे इनका रिजल्ट 5। अब हमारे पास अवेलेबल है ना एक और 5, तो उसको मैं ऐसे लगा दूं तो कितना आएगा रिजल्टेंट? समझ गए कि नहीं? क्लियर है या नहीं? हाँ, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन कितने एंगल पे होंगे, सो दैट
कि 5 न्यूटन का क्या करे, रिजल्टेंट को 0 बना दे, तो कितने एंगल पे होंगे, 90। समझ गए, सॉल्व कर लो।